गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत में नियोजन से जुड़े हुए बिंदु को पढ़ा, साथ ही साथ क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है यानी बहुस्तरीय नियोजन क्या होता है और एक स्तरीय यानी केंद्रीय नियोजन क्या होता है। भारत में कौन सा नियोजन है? केंद्रीय नियोजन। तो केंद्रीय नियोजन है वो केंद्र आधारित होता है, बहुस्तरीय नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन है वो निचले स्तर क्या करते हैं, नियोजन का आधार प्रदान करते हैं और ऊपरी स्तर यानी केंद्र स्तर क्या करता है, उनका ढांचा तैयार करता है। और किसी भी विशाल राष्ट्र में केंद्रीकृत नियोजन के अलावा अगर हम देखें तो वहां बहुस्तरीय नियोजन जरूर होना चाहिए। अब हम इसी से जुड़े हुए अगले बिंदु की बात करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है। प्रादेशिक असंतुलन प्रदेश विशेष में जो नियोजन के दौरान जो लाभ है नहीं पहुंच पाता है तो प्रदेश क्या है, पिछड़ा रह जाता है और यही क्या है, प्रादेशिक असंतुलन है। वर्तमान स्तर में देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समस्त क्षेत्रों के विकास के लिए बात की गई है और इन पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक क्षेत्रों, चाहे वो आपका डेजर्ट है, चाहे आपका पर्वतीय प्रदेश है, चाहे आपका वह जनजातीय प्रदेश है, सभी प्रदेशों के लिए सरकार पंचवर्षीय योजना के माध्यम से क्या बना रही है, योजना बना रही है और यह बहुस्तरीय नियोजन का ही एक परिणाम है। केंद्रीकृत नियोजन तो है ही भारत में और केंद्रीकृत नियोजन के आधार पर योजना तैयार हो रही है, लेकिन ये सारा का सारा किसका, बहुस्तरीय नियोजन का क्या है, परिणाम है। अब हम बात करते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके विकास के लिए कौन सी योजना बनाई गई और कौन सा प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे पाठ्यक्रम में एक कार्यक्रम है जो क्षेत्रीय आधार पर है, क्षेत्रीय नियोजन के आधार पर है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, इसका अध्ययन करते हैं। क्या है मरु विकास कार्यक्रम? डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हमारे क्षेत्र में जो हमारे भारत में जो मरुस्थल है उन मरुस्थल के विकास के लिए जो कार्यक्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। यहाँ मरुस्थल विकास है तो मरुस्थल का विकास का ये मतलब नहीं है कि मरुस्थल को बढ़ाना, या मरुस्थल विकास का मतलब मरुस्थल को बढ़ाना नहीं है। या मरुस्थल विकास का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को सही संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनके विकल्पों में वृद्धि की जाए, उनमें रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। साथ ही साथ मरुस्थल पता ही है क्या होता है, मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जहां जल अभाव होता है, शुष्कता होती है, तो उस शुष्कता को कम किया जाए जिससे वो लोग भी कृषि कार्य कर सके, कृषि उत्पादन कर सके, फसलों का उत्पादन कर सके। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत देखें तो भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों की हम बात करें तो भारत में दो मरुस्थल है। एक तो भारत में एक मरुस्थल तो कौन सा है, आपके थार का मरुस्थल। कौन सा है? एक मरुस्थल तो आपके कौन सा है, थार का मरुस्थल, और एक मरुस्थल आपके कौन सा है, लद्दाख का मरुस्थल। ये तो क्या है, शीत है और ये कैसा है, उष्ण है। भारत में दो मरुस्थल है, एक तो है थार का मरुस्थल और एक है लद्दाख का मरुस्थल। भारत में इन मरुस्थलों के विकास के लिए 1977 और 1978 में ये कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसका नाम क्या है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान आपके 7 राज्य और 40 जिले, 7 राज्य याद करना, 7 राज्य 40 जिले, 235 उपखंड यानी तहसीलें, 235 उपखंड और
4,57,432 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चिन्हित किया गया। याद कर लेना ये चीज कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के दौरान 7 राज्य, 40 जिले, 235 उपखंड, 4,57,432 किलोमीटर का क्षेत्र चिन्हित किया गया। इसमें जो 7 राज्य है उन राज्यों में आपके राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इधर देखिए जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कितने हो गए? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात 5 और एक आंध्र प्रदेश 6 और कर्नाटक, ये 7 राज्य चुने गए। कितने राज्य? 7। रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, क्या लिख देता हूं मैं? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये तो 2 सीट मरुस्थल आ गया, जम्मू और हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये वृष्टि छाया के कारण आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कितने राज्य हो गए? 7 राज्य। और कितने जिले? 40 जिले, 235 उपखंड और 4,57,432 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसके 16 जिले। राजस्थान में कितने जिले? 16 जिले। जो पश्चिमी डेजर्ट वाले क्षेत्र है उनमें 12 जिले, उनके समीपवर्ती जिले 16 जिले और 85 खंड, 85 उपखंड। इन 85 उपखंड और 16 जिलों में राजस्थान में यह मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है। इस मरु विकास कार्यक्रम में आपके जो सीट है, इस सीट मरुस्थल में तो केंद्र सरकार का 100%, 100% यानी 100% हिस्सा है, जबकि आपका जो उष्ण मरुस्थल है उसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है? 75 और राज्य की कितनी है? 25, यानी सेंट्रल और स्टेट 75-25 की साझेदारी है वो आपके उष्ण मरुस्थल में। कहां पर? उष्ण, याद कर लेना। उष्ण में तो कितनी है? 75 और 25 और आपके शीत में कितनी है? 100% कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है। ये बात विशेष ध्यान रखना। कितने राज्य है? 7 है। राजस्थान के कितने जिले हैं? 16 जिले हैं। कितने उपखंड है? 85 उपखंड है। और टोटल उपखंड कितने हैं? 235। टोटल जिले 40 है। 7 राज्य है और केंद्र सरकार की भागीदारी इसमें होती है, लेकिन सीट में 100% है और उसमें 75-25 का रेशो चलता है। अब इस कार्यक्रम के दौरान क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य रखे गए? कौन से लक्ष्य और कौन से उद्देश्य है? तो एक बार लक्ष्य और उद्देश्य को हम देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गए कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। राज्यों को एक बार रिपीट कर दूं। राज्यों में आपके एक तो राजस्थान आ गया, समीपवर्ती गुजरात आ गया, हरियाणा, 3 तो हो गए। 2 राज्य आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शीत वाले, और 2 राज्य आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यानी 2 दक्षिण के, 3 पश्चिम के और 2 उत्तर के। इस प्रकार 7 राज्य हो गए। कितने हो गए? 7 राज्य हो गए। अब इसमें हम बात करें, सबसे पहले इसका लक्ष्य क्या है? मरुस्थल का नियंत्रण करना। मरुस्थलीय नियंत्रण। मरुस्थलीय नियंत्रण। अब मरुस्थलीय नियंत्रण का मतलब है मरुस्थल को रोक थोड़ी लेंगे, मरुस्थल को रोक लेंगे या कम थोड़ी कर देंगे। तो मरुस्थलीय नियंत्रण का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम ऐसे कार्यक्रम आरंभ करें जिससे वहां जल स्रोत प्राप्त हो और वहां पे पेड़ लगाए, हम मरुस्थल के मार्च को रोके, मरुस्थल जो बढ़ रहा है उसको रोके,
इसके लिए प्रयास करें। तो मरुस्थलीय नियंत्रण के लिए जन सहभागिता के आधार पर प्रयास किए जाए। वहां पे जैसे हमारे राजस्थान की बात हम करें तो जल स्रोतों को बढ़ाया गया है और इंदिरा गांधी नहर लाई गई है, और इंदिरा गांधी नहर है वो मरुस्थलीय नियंत्रण का एक प्रमुख कारण, वो जो उपाय है जिसके माध्यम से मरुस्थलीकरण का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। हम यहाँ पे काफी मात्रा में जो पेड़ है लगा चुके हैं, वनस्पतियां उत्पादित की जा रही है, कृषि कार्य किया जाने लग गया है, तो मरुस्थलीकरण धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद हम बात करें कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। अब पारिस्थितिकी संतुलन कब बनेगा, जब हम यहाँ पर वनस्पति उत्पादन करेंगे। अब आप बोलोगे साहब वनस्पति डेजर्ट में कैसे उत्पादन करोगे, तो डेजर्ट में वनस्पति उत्पादन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जल संग्रहण की क्रियाओं को अपनाएंगे, जल संरक्षण करेंगे और ऐसे कुछ योजनाएं बनाएंगे जिससे मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की प्राप्ति हो सके। जैसे मैंने बोला इंदिरा गांधी है, नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है, नहरीकरण है, तो ये हम क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वनस्पति उत्पादन होगा, साथ ही साथ यहाँ के वन्य जीव है या यहाँ के जो पशु है उनको क्या है पालने के लिए जोर दिया जाए, जिससे क्या हो, इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, जैव विविधता बनी रहे। तो जैव विविधता बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक विस्तृत प्रयास, एक दृढ़ प्रयास हम इस क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। इसके लिए मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए, इसके लिए हम पशुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, वनस्पति उत्पादन, फसलीकरण, इसको हम आगे बढ़ाने के लिए जन जागरूकता क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त जो तीसरा है वह है कि मरुस्थल में जो है आर्थिक सुधार, मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जो लोग रहते हैं उनमें आर्थिक सुधार के लिए प्रयास करेंगे। हम उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, कुछ ऐसी क्रियाएं उपलब्ध कराएंगे जिससे उनको रोजगार की प्राप्ति हो सके, और आर्थिक सुधार के कारण वो लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र के विकास के लिए आगे आएंगे। जैसे वर्तमान की बात करें कि मरुस्थलीय प्रदेश में कई तेल कुएं खोदे गए हैं और वर्तमान में रिफाइनरी भी लागू कर दी गई है, रिफाइनरी लगा दी गई है, और रिफाइनरी के माध्यम से काफी लोग वहां रोजगार की प्राप्ति कर रहे हैं, जिसके आधार पे उनका आय स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर निकली है, राजस्थान की बात मैं कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी जो नहर निकली है, इस इंदिरा गांधी नहर ने वहां लोगों के जो उत्पादन, कृषि उत्पादन स्तर में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है, और वो भी उनके आर्थिक सुधार में सहायक हो गई है। तो लक्ष्य जो हमने रखा उन लक्ष्यों की भी प्राप्ति की। साथ ही साथ जल संचय की व्यवस्था मैंने बताया, जल संग्रहण, क्योंकि मरुस्थल में तो एकमात्र ही सहारा है, वो कौन है, जल, क्योंकि जल के आधार पर ही मरुस्थल में रहा जा सकता है। अगर जल का आधार नहीं है तो मरुस्थल में रहा नहीं जा सकता, और वैसे मरुस्थल में जल है नहीं, वर्षा जल होता नहीं है, तो वहां पे जल संचयन या जल के संग्रहण के लिए नवीनतम विधियों को अपनाना वहां बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां हम अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। और ये जल संचयन की व्यवस्था ही है मरुस्थल में पशुपालन के लिए भी लाभदायी है, जो कुछ फसलों के लिए भी लाभदायी है, और पेड़ों के लिए भी लाभदायी है, स्वयं मनुष्य के लिए भी लाभदायी है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल ग्रिड यानी कुछ ऐसे निर्माण किए जाए जहां पे सरकारी आधार पे या नियोजित तरीके से जल संग्रहण का क्षेत्र स्थापित किया जाए। इसमें जल संग्रहण में तो क्या है, आपकी वर्षा जितनी भी होती है उसका संचयन करें, साथ साथ टाके बनाते हैं, टाके यानी
जो छत का जो जल आता है उसको रोकने के लिए क्या बनाते हैं, टाके बनाते हैं, कुछ बावड़ियां होती है। ऐसे आपके जल जो संचयन के स्रोत है वो उन प्रदेशों में पाए जाते हैं और प्राय निर्माण भी किए जाते हैं। इसके अलावा शुष्क मेखला जो कृषि है, यानी कम जल वाली फसलों का उत्पादन किया जाए। जल कम जो जल है उन फसलों का वहां उत्पादन किया जाए जिससे चारा भी हो सके और अनाज की प्राप्ति भी की जा सके। इसके अलावा वहां मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों की क्या है, कतारें भी लगाई जाए, वृक्षों की कतारें भी लगाई जाए। और ये वृक्षों की कतारें हैं मरुस्थल के प्रभाव को रोकेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा पट्टी बोलते हैं, यानी सुरक्षा पट्टी का निर्माण भी किया जाए। और ये सुरक्षा की पट्टी है वो मरुस्थलीकरण के प्रभाव को जो रोकती होती है, प्लस वहां जो भूमि है भूमि में नमी को भी क्या करती है, बढ़ाती है। इसके अलावा जल क्षेत्र के प्रबंधन के लिए, जल क्षेत्र के प्रबंधन के लिए आवश्यक कार्यक्रम स्थापित किए जाए और आपके मृदा और आर्द्रता संरक्षण को, मृदा व आर्द्रता संरक्षण को प्रभावी तरीके से अपनाया जाए। मृदा और उसमें आर्द्रता संरक्षण है उसको प्रभावी तरीके से अपनाया जाए जिससे क्या हो सके, उस क्षेत्र में मृदा की नमी बनी रहे और फसलों का विकास हो सके। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो ये जल आपका मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है और इस ये क्या करता है, ये जितने भी डेजर्ट है, चाहे वो शीत है चाहे वो उष्ण है, उन डेजर्ट में जल स्रोतों की वृद्धि के लिए कार्य कर रहा है। जल स्रोत बढ़ेंगे कैसे, डेजर्ट में बढ़ नहीं सकते, तो जल स्रोत वहां पहुंचाए जाए, जल स्रोत वहां पहुंचाया जाए केंद्र और राज्य सरकार के आधार पर। वहां लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, लोगों को रोजगार दिए जाए, लोगों को संसाधनों की प्राप्ति की जाए और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए आवश्यक संसाधन उनको दिए जाए। इसके लिए कौन प्रयास कर रहा है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ऐसा नहीं है केवल पेड़ लगाना, परिस्थिति संतुलन बनाए रखना, ये तो है ही है, इसके अलावा मानव के विकास के लिए भी, उनको विकल्पों की आपूर्ति के लिए भी कार्य करता है। कौन, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। ये मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो है वह 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को आपके जल संभर या जल संभरण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। जल संभरण कार्यक्रम में क्या कर लिया गया, समाहित कर दिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। अब आपके माइंड में एक बात आएगी, साहब ये जल संभरण कार्यक्रम क्या है। तो जल संभरण कार्यक्रम, जल संभर क्या होता है, ये होता है प्राकृतिक जोड़ा। क्या होता है, प्राकृतिक जोड़ा होता है। जैसे जो प्राकृतिक जोड़ा है जिसमें जो तली है वो भी क्या होती है, प्राकृतिक कच्ची होती है, मतलब कच्ची मिट्टी की होती है। अब इसमें क्या है, जो भी जल है, ग्रामीण क्षेत्र का जल है, जो वर्षा जल है, वो आकर के इसमें भर जाता है और इसमें क्या है, आंतरिक रिसाव से अपने आसपास के जल स्रोत है उनमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ भूमि के आंतरिक भाग में नमी की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये जल संभर कार्यक्रम है, ये जल स्तर वृद्धि, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और जो वन संरक्षण, वनों के विकास आदि के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत में जल संभर के लिए एक योजना है, कौन सी, हरियाली योजना। भारत में कौन सी है, हरियाली योजना। ये कौन सी योजना है, जल संभर कार्यक्रम की योजना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक जोड़े बनाए जाते हैं और जोड़ों का बनाने का उद्देश्य जल स्रोतों का विकास करना है, इस जो भूमिगत जल है उसके स्तर में वृद्धि करना है, जल में अशुद्धियों को कम करना है और क्षेत्र का विकास करना है। तो विद्यार्थियों,
आज हमने मरु विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा। यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आएगा कि कार्यक्रम क्या है। पहला प्रश्न हो सकता है क्या आएगा, कार्यक्रम क्या है। दूसरा, किन क्षेत्रों में। तीसरा, कार्यक्रम किस उद्देश्य से लागू किया गया। तो आपको अगर पूरा एक 3 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न नहीं दिया हो, बोले कि मरु विकास कार्यक्रम को समझाइए, तो आपको 3 प्रश्नों को छूते हुए इस कार्यक्रम को समझाना है। पहले तो क्या है, दूसरा किन क्षेत्रों में, और तीसरा किन उद्देश्य या लक्ष्यों के माध्यम से ये लागू किया गया है। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो के माध्यम से हम जनजातीय क्षेत्र कार्यक्रम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।